Hello friends, welcome to iExamB. Today we are going to discuss the important MCQs and descriptive questions for NABARD mains, which is due maybe in next month. ठीक है, प्रीलिम का रिजल्ट अब तक आया नहीं है, but it is due in this month. ठीक है, कभी भी रिजल्ट आ सकता है, and then we need to be ready with our mains preparation. So this is the part 1 of NABARD mains series. ठीक है, इस सीरीज में हम सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो न्यूज में है which are relevant for the NABARD mains will be covered. ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम बात करेंगे कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स पे और कुछ पीआईबी के जो करंट अफेयर्स है जो रिलेवेंट है नाबार्ड के लिए उस पे भी बात करेंगे. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो एग्जाम में भी आ सकते हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑल दीज आर गोइंग टू बी कवर्ड इन हार्डली 20 to 25 minutes. सो इट्स अ वर्थ वॉचिंग वीडियो. ठीक है, and if you like this content, then I would request you to please subscribe the channel. ठीक है, and we will be there with you throughout your mains preparation. ठीक है, so starting with our first question. Government of India has approved new central sector scheme. You need to read this passage in order to understand this question. ठीक है, based on the context of this passage you need to answer this question. तो ये पैसेज है जो रिसेंटली अभी पीआईबी पे एक न्यूज थी रिलेटेड टू दी certain scheme. Okay, certainly this is going to be related with beekeeping. Okay, but the options in the questions are very much related with the beekeeping. ठीक है, देखिए ये भी हनी से रिलेटेड है, हनी है, यहाँ पे भी ये अपेरेविल स्कीम ये केवीआईसी का है, ये भी रिलेटेड विद हनी ओनली. ठीक है, so you need to read the passage. I hope you have read the passage by now and you need to answer the question in the context of the passage. Which of the following can replace the x? ठीक है, ये मतलब यहाँ पे कौन सा स्कीम फिट होने वाला है इन 5 में से, वो आपको बताना है. ठीक है, एग्जाम में भी पैसेज ऐसा ही रहेगा. पैसेज में आपको आंसर तो दिया नहीं रहेगा, बट बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज यू नीड टू आइडेंटिफाई द आंसर. नाउ हियर द आंसर इज बी कीपिंग एंड हनी मिशन. ये अभी सितंबर में न्यूज में था एंड इट इज रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. You need to be thorough with this. Then the second question based on the same passage, the mission explained in the passage, that means the same mission which is beekeeping and honey mission. So it is being implemented by which of the following authority? इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है वो बताना है. नेशनल बी बोर्ड है, केवीआईसी है, सेंट्रल हनी कोऑपरेटिव है. देखिए आप यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे. मेंस में आपको क्वेश्चन ऐसे ही दिखेंगे, बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं और बहुत ही क्लोज ऑप्शंस होते हैं. सो यू एट सम पॉइंट you may not be able to eliminate the options. So you need to remember the exact answer for such questions, and the agriculture and rural development things which are in news becomes very important. ठीक है, तो इसका आंसर है नेशनल बी बोर्ड. ठीक है, नेशनल बी बोर्ड इज द आंसर. नेशनल बी बोर्ड इज इंप्लीमेंटिंग द मिशन ऑफ बी कीपिंग एंड हनी. ठीक है, देन द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द बजटरी अलोकेशन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस सेड मिशन? ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आते हैं मेंस में, नाबार्ड मेंस में. वो आपको पर्टिकुलर फिगर पूछ लेंगे लेकिन और उसका आपको आइडिया चाहिए. यू नीड टू नो द एग्जैक्ट थिंग. ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 500 करोड़. ठीक है, पहला क्या था? नेशनल हनी मिशन, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, बी कीपिंग एंड हनी मिशन. ठीक है, और ये कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? नेशनल बी बोर्ड. बजटरी एलोकेशन कितना है इसका? 500 करोड़. ठीक है, moving further, government of India, again the same passage. Based on this passage you need to answer the question, which of the following revolution is the most suitable to replace y? ठीक है, ये यहाँ पे scientific beekeeping to achieve the goal of revolution in the country by giving thrust on capacity building. देखिए ये जो रिवोल्यूशन पे जो क्वेश्चन है वो हर साल आ रहे हैं, पिछले 2 साल से आए हैं. ठीक है, तो लास्ट ईयर मेंस में भी रिवोल्यूशन पे क्वेश्चन पूछ लिया था. एवरग्रीन मिशन पूछा था लास्ट ईयर. ठीक है, एवरग्रीन मिशन पूछा था लास्ट ईयर मेंस में, नाबार्ड की ग्रेड ए की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ज्यादा आपको सुटेबल लगता है? आप सिल्वर मिशन भी सोच रहे होंगे, गोल्डन मिशन भी सोच रहे होंगे, गोल्डन रिवोल्यूशन सोच रहे होंगे आप, येलो रिवोल्यूशन भी आप सोच सकते हैं. ठीक है, बट द करेक्ट आंसर हियर इज योर स्वीट रिवोल्यूशन.
ठीक है, स्वीट रिवोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर हियर. एंड लेट मी टेल यू, दिस इज द पैसेज फ्रॉम 11 February 2021. ठीक है, and this is very much important for the ministry, for ARD point of view. And here they have talked about 500 crore and the sweet revolution. ठीक है, sweet revolution is the correct answer here. Moving further, now here is the second passage. ये उससे ये second passage है, ये अलग है. ठीक है, the government's flagship credit scheme COVID hit MSMEs and others, ठीक है, has been given its fifth extension since its launch last year. The finance ministry on Wednesday extended the scheme or till guarantees for the overall ceiling of rupees 4.5 lakh crore. ठीक है, I hope you are reading the passage with me. ठीक है, and based on this passage you need to identify the scheme which is being talked about in the passage. ठीक है, and the exact scheme which is being talked about in the passage is your ECLGS. This is nothing but Economic Credit Line Guarantee Scheme. Because the MSMEs have been hit by the pandemic and banks are hesitant to give them loan because they are not in a position to repay the loan, है ना? So that's why through ECLGS scheme, government is taking guarantees of the loan which are being disbursed to the MSMEs. Okay. So this becomes very important. MSME section is very important for NABARD means, and that's why this scheme becomes important. ठीक है, तो ECLGS पे ये क्वेश्चन था. Then we have, with reference to the given passage, identify the extension given under the scheme. ये जो ECLGS स्कीम है वो एक्सटेंड की गई है रिसेंटली. सो आइडेंटिफाई द पीरियड फॉर विच इट हैज बीन एक्सटेंडेड. ठीक है, तो ये एक्सटेंड की गई है टिल 31 March 2022. ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग अहेड, देखिए यहाँ पे दिया है. ठीक है, ECLGS स्कोप एक्सपांडेड एंड स्कीम एक्सटेंडेड टिल 31 March 2022. मतलब 20, ये जो फाइनेंशियल ईयर है तब तक ये एक्सटेंड कर दिया गया है. ठीक है, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल से, 1 April 2021, है ना? मूविंग फर्दर, अभी इसका जो एक्सपांशन है, पहले 3 लाख करोड़ था, अभी 4.5 लाख करोड़ है. दिस ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है, पहले इसका 3 लाख करोड़ था, अभी 4.5 लाख करोड़ हो गया. मूविंग फर्दर, let me tell you that our RBI courses are running, and if you want to prepare in an organized way, you can enroll to these courses. The faculties are taking one-on-one session of the aspirants in order to tell them, in order to give them personalized study plan, and in order to doing hand holding of the aspirants throughout the preparation. ठीक है, so ये हमारे exclusive courses भी शुरू है, comprehensive courses भी शुरू है. So if you want to prepare in an organized way, you can enroll to these courses. If you want to prepare for next year's NABARD grade A, you can also prepare. ठीक है, you can also subscribe to our courses, and please subscribe to our channel if you like the content. We will be bringing you this content for you, and if you like the content, please subscribe. ठीक है, the government's the same, ये again same passage है. ठीक है, same passage है ECLGS पे. Now you need to identify the interest rate offered by NBFC. NBFC जो लोन देंगी थ्रू ECLGS, what is the interest rate at which loans are being offered to the MSME? You need to identify. ठीक है, इसका आंसर है 14%, है ना? NBFC का आंसर है 14%. जो इंटरेस्ट रेट है वो 14% पे लोन दिए जा रहे हैं. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये सारी डिटेल्स इंपॉर्टेंट है ना? अगर बैंक अगर लोन दे रही है तो इंटरेस्ट रेट क्या है? 9.25. बट इफ the loan is being provided by NBFCs, then the interest rate is 14%. Tenure is 4 years. Moratorium is 12 months. ठीक है, then who are the eligible borrowers? Those who are outstanding loan up to 50 crores as on February 29, 2020. ठीक है, and turnover of up to 250 crore. Okay, moving further, PM Modi has launched one portal to improve the e-governance in rural area. Since this is related with the rural development, this becomes very important. ठीक है,
क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे रूरबन पे, ग्रामीण आवास मिशन पे। तो ये सारी स्कीम्स जो है और उनके जो स्पेसिफिक फीचर्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस नाबार्ड मेन सीरीज। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ नाबार्ड मेंस, ठीक है। एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ई ग्राम स्वराज पोर्टल, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल। इट इज टू इम्प्रूव द ई गवर्नेंस इन रूरल एरियाज। देखिए यहाँ पे दिया है, टू स्ट्रेंथन द ई गवर्नेंस इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। And Ministry of Panchayati Raj has launched eGram Swaraj, a user-friendly web-based portal. eGram Swaraj aims to bring in better transparency in the decentralized planning, progress reporting, and work-based accounting. ठीक है? So I hope you are clear with this. Then recently, TriFed has launched focused vaccination campaign for tribals. Which of the following institutions are part of this campaign? ठीक है, ट्राइफेड ने अभी एक कैंपेन लॉन्च किया है टू फॉर फोकस्ड वैक्सीनेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल, एंड इट हैज बीन लॉन्च्ड इन एसोसिएशन विद यूनिसेफ एंड डब्ल्यूएचओ। ठीक है, यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ उसके पार्टनर्स हैं इन दिस वैक्सीनेशन। मूविंग फर्दर, ये देखिए, दिस इज द न्यूज, रिसेंट न्यूज ऑफ September 28, and since it is related with rural areas, rural development, rural vaccination, rural health, it becomes very important for NABARD as well as the other exams also, है ना, because UNICEF is there in the syllabus of RBI, WHO is there in the syllabus of RBI, है ना, all the global institutions, global financial institutions also, and global administrative institutions also, these are part of your syllabus, that's why it becomes important। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर भी आरबीआई ग्रेड बी का पार्ट है। सो सोशल स्ट्रक्चर में आपके SC ST आएंगे, वुमेन आएंगे, ट्राइबल आएंगे, दैट्स व्हाई दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर आरबीआई ग्रेड बी आल्सो। मूविंग फर्दर, द सेकंड फेज ऑफ द SBM, अगेन द सेम, ये पैसेज जो है स्वच्छ भारत मिशन पे, ठीक है, ये थर्ड है, एंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्वच्छ भारत मिशन स्कीम। एज पर द SBM 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी पॉपुलेशन विल बी एलिजिबल। ठीक है, अगेन पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे नाबार्ड मेंस में, विच में सरप्राइज यू। ठीक है, तो आई होप यू हैव read the passage, and based on this passage you need to identify the eligible cities। ठीक है, and the answer for this question is less than 1 lakh। तो स्वच्छ भारत मिशन 2 जो है, that will be focusing on cities which is having population less than 1 lakh। ठीक है, very important questions, and Swachh Bharat mission is very much relevant today। then देखिए यहाँ पे है, स्वच्छ भारत मिशन 2 की बात यहाँ पे चल रही है, एंड दोज विद पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 1 लाख। ठीक है, एंड इट विल बी फोकसिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ओके, द आउटले ऑफ स्वच्छ भारत मिशन 2.0 इज 1.41 लाख करोड़। ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस का जो पैटर्न है उसमें यही फर्क है कि प्रीलिम्स में आपको एकदम ऊपर ऊपर के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, स्कीम किससे रिलेटेड है, लॉन्ग फॉर्म क्या है, कौन सी बॉडी किसके अंडर आती है, बट इन मेंस यू नीड टू बी वेरी थरो विद द नंबर्स, यू नीड टू बी थरो विद द कंसेप्ट आल्सो। ठीक है, मूविंग फर्दर, अगेन द सेम पैसेज, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज ऑथराइज्ड टू असेस द सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस इन द सिटीज। नीति आयोग है, CPCB है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, कौन सा है, यू नीड टू आइडेंटिफाई। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वालिटी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया असेस करेगी कौन सी सिटी में कितना अच्छा क्लीनलीनेस मेंटेन किया गया है। बेस्ड ऑन दैट द रैंकिंग विल बी डन, एंड इट विल बी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स is now in the process of conducting the 6th edition of the survey to rank all the cities under the Swachh Bharat Mission Urban with Quality Council of India। ठीक है, Swachh Bharat Mission Urban comes under the Ministry of Housing and Urban Affairs। ठीक है, then next question, recently Labour Minister has launched Digi Saksham initiative to improve the employability of our youth। Identify the technology partner of this initiative। Who is the technology partner?
इट इज माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे दी गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। रिसेंटली अमेजॉन ने किसान स्टोर लॉन्च किया है, किसान स्टोर। तो किसान स्टोर पे सभी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी मैकेनाइजेशन के से रिलेटेड जो भी मशीन्स है या फिर जो भी टूल्स है वो मिलेंगे। हाइल्ड वैरायटी सीड्स मिलेंगी। ठीक है, जो भी चीज़ें लगती है एग्रीकल्चर में वो एक जगह पे आपको मिलेंगी, उसका नाम है किसान स्टोर। ये लॉन्च किया है अमेजॉन ने। डिजी सक्षम, ठीक है, ये किसके लिए है? लेबर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है टू एनहांस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ। और टाइप किसके साथ है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। Then IFSCA, in its endeavor to develop the required ecosystem for sustainable finance, has constituted an expert committee. Who is the chairman of this committee? It is Mr. C.K. Mishra. ठीक है, then NRLM is focusing on sustainable livelihood for rural population. In this endeavor, NRLM has helped how many self-help groups recently to become banking correspondent? ठीक है, NRLM National Rural Livelihood Mission has helped several self-help groups to operate as a banking correspondent, and it is further helping with the financial inclusion, rural development also, woman development, woman empowerment also, है ना? So that's why this becomes very important for our exam, and the answer for this is 50,000। 50,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हेल्प किया है एनआरएलएम ने टू वर्क एज बैंकिंग करस्पॉन्डेंट। ठीक है, ये देखिए रिसेंट न्यूज है 1 अक्टूबर की, एंड सिंस इट इज रिलेटेड विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑपरेशनलाइज द Sacred Portal on the occasion of International Day of Older Persons on October 1st, 2021. Identify the purpose of this portal. किसके लिए है? टू हेल्प द ओल्ड एज, टू लोकेट ओल्ड एज होम, टू हेल्प गेरियाट्रिक इन हेल्थ सर्विसेज और टू असिस्ट द ओल्डर इन फाइंडिंग जॉब्स। किसके लिए है? ठीक है, द आंसर इज टू असिस्ट द ओल्डर्स इन फाइंडिंग जॉब। ये सभी ऑप्शन आपको एकदम क्लोज लगेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, है ना? यू नीड टू बी थरो विद द skill which is required for attempting the mains paper as well as the prelims paper also। वहां पे एलिमिनेशन की स्किल जो है आपको अडॉप्ट होनी चाहिए, एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव नहीं है, ये है टू असिस्ट द ओल्डर इन फाइंडिंग जॉब्स। यू विल बी एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शंस ओनली व्हेन यू आर थरो विद द जनरल अवेयरनेस, है ना? एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू फॉलो पीआईबी करंट अफेयर्स, है ना? मूविंग फर्दर, ये देखो सेक्रेट पोर्टल है। ठीक है, मूविंग फर्दर, as per the recently launched National Family Health Survey, what is the replacement level of fertility? ठीक है, इसका आंसर है 2.1। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा, जिसको पता नहीं है वो ये इंश्योर कर ले कि पता हो। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज है वो सभी एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो 2.1 ये रिप्लेसमेंट लेवल है, यहाँ पे दिया गया है। देखिए, ये मैंने पीआईबी से लिया है और रिसेंट डेवलपमेंट है ये। सो टोटल फर्टिलिटी रेट further declined after NFHS 4 all the phase 1 in almost all the phase 1 states UT and union territories. The replacement level of fertility is 2.1, has been achieved in 19 out of 22 states. Only 3 states which is Manipur 2.2 है, मेघालय 2.9 है और बिहार 3.0 है। ये सिर्फ ये 3 स्टेट है जो 2.1 के ऊपर है। ठीक है, ओवरऑल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट हैज इंक्रीज सब्सटैंशियली इन मोस्ट स्टेट्स। ठीक है, उसके लिए ये फर्टिलिटी लेवल कम हुआ है क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज बढ़ा है। देन फुल इम्यूनाइजेशन ड्राइव among children aged 12 to 23 month has been recorded substantial improvement। ठीक है, then major issue in Indian in the past has come down to less than 10%। the unmet need of ठीक है, ये ज़्यादा important नहीं है, important ये है हमारा पहला पैसेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन अभी आगे बढ़ते हैं, अभी डिस्कस करेंगे हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट वीक मैंने आपको दिया था, आइडेंटिफाई वेरियस ट्रेंड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया।
तो अभी इस क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आपको एक तो पहले आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड्स कौन से हैं ग्लोबलाइजेशन के, है ना, ग्लोबलाइजेशन के ट्रेंड्स कौन से हैं, और उस पे उसका इम्पैक्ट कौन सा पड़ रहा है इंडिया पे, ठीक है। तो हमने 1991 में रिफॉर्म्स लिए थे, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसमें से ये ग्लोबलाइजेशन की बात चल रही है, ठीक है। तो आपको बात करनी पड़ेगी एलपीजी रिफॉर्म्स पे कि भी बैकग्राउंड क्या था, हमने एलपीजी रिफॉर्म्स क्यों किए, ठीक है। पहले हमारा बहुत ही क्लोज्ड इकोनॉमी थी, उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट था वो कम था, हमारा फिजल डेफिसिट जो है वो काफी बढ़ गया था 1991 में, है ना। हमारा एक्सपोर्ट बहुत ही निग्लिजिबल था, फॉरेक्स रिजर्व कुछ नहीं था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं थे, तो आवर इकोनॉमी वाज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग, है ना। एंड दैट्स व्हाई आवर फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम मिस्टर मनमोहन सिंह टुक दिस स्टेप ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब आपको क्या करने हैं कि लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन है क्या है, सेपरेटली अराउंड 20-30 वर्ड्स में एक एक आप एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। उसके बाद में आपको एम्फेसिस करना है सिर्फ ग्लोबलाइजेशन पे। फिर ग्लोबलाइजेशन के अलग अलग ट्रेंड क्या है, ग्लोबलाइजेशन के ट्रेंड्स मतलब किस किस एरियाज पे इंडियन इकोनॉमी के ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट हुआ है। तो एग्रीकल्चर में इंपैक्ट हुआ है, इकोनॉमी पे इंपैक्ट हुआ है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है इंडिया में, कल्चरल इंपैक्ट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, इंडिया पोजीशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स पे भी बात करनी है। तो मोटा मोटा यहाँ पे 6 पॉइंट दिए गए हैं, 6 पॉइंट पे आप अगर 40 वर्ड्स ईच भी लिख दोगे, ठीक है, तो यहीं पे आपके अराउंड 250 से 300 वर्ड हो जाएंगे। और इंट्रोडक्शन ये इस पे भी आप लिख रहे हो, या इस पे आप अराउंड 100 to 150 वर्ड लिखोगे, ठीक है। तो यहीं पे आपके अराउंड 450 वर्ड हो गए, ये इनफ है, ठीक है। 450 वर्ड हो गए, 450 से 500 वर्ड आप अगर लिख रहे हो और डिमांड अगर फुलफिल हो रही है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपके मेंस में, ठीक है। तो अभी एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ा है ना, हम यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम अरब कंट्रीज में हम वेजिटेबल और हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अफ्रीका में फूड ग्रेन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। फिर इकोनॉमी, एफडीआई, इकोनॉमी में तो बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है, वहां पे आप ढेर सारे पॉइंट लिख सकते हो, एफडीआई बढ़ा है, एक्सपोर्ट बढ़ा है, जॉब्स क्रिएट हुए हैं, है ना। आईबीएम आई इंडिया में, कॉग्निजेंट आई, मॉन्सेंटो आई इंडिया में, तो काफी जो फॉरेन कंपनीज है वो इंडिया में आई और उसकी वजह से जॉब क्रिएशन हुआ है। पर कैपिटा इनकम भी बड़ा है, पर कैपिटा इनकम आज की डेट में अराउंड $6,000 के आसपास है ना। ये फिगर्स आप अगर कोट करते हो तो अच्छी बात है, बट इसका एक निगेटिव इंपैक्ट भी हुआ है, इन्फ्लेशन भी काफी बड़ा है, बिकॉज रिसोर्सेज जो इंडिया में है उस पर अभी ग्लोबली स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है ना। तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, हमारा पॉपुलेशन बढ़ा है, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ा है। फॉरेक्स रिजर्व अभी अराउंड $620 के आसपास हमारा पहुंचा है, 1991 में कितना था, बहुत कम था, ठीक है। तो ये सारे इंपैक्ट ग्लोबलाइजेशन के ट्रेंड है और उसका ये इंपैक्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन कंटेक्स्ट में बात करनी है, टेक्नोलॉजी की बात कर लो आप, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुआ है ना। देन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंप्रूव हुआ है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई है ना। तो ये सारे टेक्नोलॉजी में हमारा इंप्रूव, फूड प्रोसेसिंग है ना, कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउसिंग है, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी है। इरिगेशन, इरिगेशन में माइक्रो इरिगेशन में टेक्नोलॉजी हमने लाई है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। देन कल्चरल इम्पैक्ट, कल्चरल इम्पैक्ट में क्या है, आपको दिखता है मैकडोनाल्ड दिखता है इंडिया में अलॉन्ग साइड वड़ा पाव ऑफ मुंबई, है ना। वड़ा पाव हमारा कल्चर है, वड़ा पाव इंडियन कल्चर है, लेकिन मैकडी क्या है, ये फॉरेन कल्चर है। तो दोनों अभी मिक्स हुए हैं। फैमिली, फैमिली पहले हमारी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली है, तो ये क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन के ट्रेंड्स है ना, ये हमको देखने को मिल रहे हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हम ओपन किए जा रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको हम बोलते हैं, ये हमने 1991 के बाद में काफी सारी ओपन की, तो उससे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, उससे जॉब क्रिएशन हुआ, लेकिन उससे रीजनल इम्बैलेंस भी हुआ है ना। आप देखोगे तो हुबली बेल्ट में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है वो आपको झारखंड में ज्यादा नहीं दिखेगा, ठीक है, वो आपको केरला में नहीं दिखेगा ज्यादा। तो ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स डेवलप हुए हैं, तो उसकी वजह से माइग्रेशन हो रहा है, पोल्यूशन भी हो रहा है ना, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। तो ये सारे क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ट्रेंड्स है, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने दोनों आपको बता दिए। इंडिया पोजीशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, आज इंडिया ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बिकॉज इंडिया इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ग्लोबल सप्लाई चेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है,
और ग्लोबल ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी इंडिया एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि G7 में भी इस बार हमको इनवाइट किया गया था। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी इंडिया इन्वॉल्व हो रहा है धीरे धीरे और एक इम्पोर्टेंट एंटिटी है। ठीक है, तो ये आंसर आप लिखो बेस्ड ऑन दिस कंटेंट। ठीक है, एंड सेंड दिस आंसर ऑन hello@iexamb.com। ठीक है, आई विल चेक योर आंसर। मेनी ऑफ द पीपल हैव बीन सेंडिंग द आंसर। आई थिंक Amrita has sent one answer and she has written very good answer. I have replied to that. I have evaluated that answer. I hope Amrita has got the answer. I hope Amrita has got the evaluated copy of her questions. ठीक है, moving further, then identify the various soil types across the India. Discuss the role of soil health card and in sustainable agriculture. ठीक है, अभी इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, इसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। पहला क्या है, एक तो आपको सॉइल टाइप जो अक्रॉस इंडिया मिल रही है, इंडिया के अलग अलग पार्ट में जो सॉइल टाइप्स यू आर गेटिंग, दैट वी नीड टू डिस्कस फर्स्ट। तो ये क्या हो गया, पार्ट वन। देन सेकंड इज हाउ soil health card is playing role in sustainable development. This is part 2. So you need to make clear cut two parts of your answer. This is 1, this is 2. ठीक है, so in intro you can talk about the significance of soil, how it helps in the food security, food production, and how it is helping in poverty elevation also, because if there is no food security, no nation can stand together. ठीक है, no nation can stand tall in the global economy. तो फूड सिक्योरिटी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है सॉइल। ठीक है, देन टॉक अबाउट ब्रीफ ऑन सॉइल फॉर्मेशन, क्या क्या अलग अलग फैक्टर्स है, लाइक क्लाइमेट इज वन ऑफ द फैक्टर, है ना। देन योर वेजिटेशन इज वन ऑफ द फैक्टर, बायोटिक एक्टिविटीज है ना। तो ये सारे फैक्टर्स है इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो इसमें फिर बाद में आपको बात करनी है सॉइल टाइप्स विच आर अवेलेबल अक्रॉस द इंडिया। एलिवेल सॉइल है, ये आपको गैंगेटिक प्लेन में मिलेगी, रिवराइन बेसिन जहाँ पे वहाँ पे मिलेगी। तो मोटा मोटी ये पंजाब हरियाणा और यूपी बिहार का ये पार्ट है। ऑलिवल सॉइल वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, ब्लैक सॉइल देन गुजरात, सदर्न एमपी एंड महाराष्ट्र बेल्ट विल हैव ब्लैक सॉइल। लैटेराइट सॉइल ये कहाँ पे मिलती है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल हो, वहाँ पे लैटेराइट सॉइल मिलती है। ठीक है, मतलब ये मिलेगा आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा कुछ पार्ट, फिर ईस्टर्न कोस्ट पे भी लैटेराइट सॉइल मिलेगा, देन राजस्थान में कुछ पार्ट मिलेगा इसका। रेड सॉइल ये सदर्न इंडिया में मिलेगा। अडीड सॉइल ये आपको विदर्भ, मराठवाड़ा, देन बुंदेलखंड रीजन, तमिलनाडु का कुछ पोर्शन वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सो ऐसे स्पेशल एक्सटेंड भी आपको लिखना है और सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक भी आपको लिखनी है। ठीक है, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट मिलते हैं, कौन से नहीं मिलते हैं, कौन से उसमें क्रॉपिंग सुटेबल है। ठीक है, तो ये सब आप लिखोगे तो वो अच्छा एक खासा एक आपका आंसर बन जाएगा, आंसर को क्रेडिबिलिटी आएगी और अच्छे आप स्कोर इसमें कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको बात करनी है सिग्निफिकेंस ऑफ द सॉइल हेल्थ कार्ड। अब सॉइल हेल्थ कार्ड सिग्निफिकेंट कैसे है इन टर्म्स ऑफ सॉइल हेल्थ का, सॉइल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर के फाउंडेशन क्या है एग्रीकल्चर का, soil is the foundation of agriculture. If soil is of good quality and if we are able to conserve the soil quality, then there can be sustainable agriculture. ठीक है, and exactly same thing is being done by the soil health card. What soil health card is doing, it is identifying the nutrients which are available in the soil and what kind of nutrients are deficient in the soil. ठीक है, both things are being done by the soil health card. Based on this, they are soil health card is suggesting certain kind of cropping pattern and it will give idea to the farmer which cropping pattern, which crops to be take in this soil, which will improve its productivity and the income of the farmer also. ठीक है, so this is the whole linkage of the soil health card. You need to write in this direction so that your answer will be to the point and will be addressing the demand. ठीक है, so इसका भी आप आंसर लिखो और hello@iexamb.com पे भेजो। आई विल चेक योर आंसर। ठीक है, आई विल चेक योर आंसर एंड विल गेट बैक टू यू। देन द क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट सेशन विल बी explain how disguised unemployment in agriculture sector is serious concern to reap the benefits of demographic dividend, also suggest the way ahead। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ARD से रिलेटेड।
ESIC related, discuss the utility of मनरेगा scheme in poverty elevation and sustainable development. मनरेगा पे आपको हर साल एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, दैट्स वाई दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये आप कर लो, इसका आंसर लिख के आप भेजो hello@iexambi.com. ठीक है. आई होप you have got all the questions and the descriptive discussion also. So मिलते हैं next session में. Till then, have a nice day. All the best. And one more thing, if you have liked our content, then please subscribe the channel. Okay, we will be keep on bringing such content for you, which will be relevant for all the exams. ठीक है, like all the regulatory body exam. Okay, so all the best. Best of luck.